क्या अलग अलग फंड लेना चाहिए, क्या आपको एक ही फंड लेना चाहिए, और एक फंड जो है किस कैटेगरी का आप ले सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। और म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं और उस स्टॉक्स में तेजी आना स्टार्ट हो चुका है, गिरावट के बाद से रिकवरी जो है वो काफी फास्ट आ रहा है। मार्केट नीचे से 1700 पॉइंट का रिकवरी दे चुका है। 21,964 का लो लगाने के बाद से मार्केट अभी 23,658 पे आ चुका है और वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी रिकवरी आ रहा था, 1000 पॉइंट का रिकवरी आ गया था और 23,008 के लेवल से नीचे गिरना स्टार्ट किया और एक नया लो 21,964 के रूप में मिला और आज फिर से 23,700 का लेवल टेस्ट किया है और ये रेसिस्टेंस जोन में पहुंच रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि क्या ये लेवल सस्टेन करेगा या नहीं, या वापस फॉल आ जाएगा, और क्या आपको इस रिकवरी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर ये है कि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना, ये सवाल जरूर है। तो 23,050 का जब लेवल यहां पर तोड़ा था तो मैं बोला था 33% आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। ये पूरा जोन में आप 33% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 23,050 से लेके 24,200 तक इस जोन में आपको अपना 33% इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर 24,200 का लेवल तोड़ दे रहा है तो आप एडिशनल 33% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 33 रुपया अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 33 रुपीज आपका 24,200 का लेवल तोड़ देगा तब आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और एक डेट इंपॉर्टेंट है, वो है 2 अप्रैल का, जहां पर ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करेंगे। किस देश पे कितना इंपैक्ट आने वाला है वो 2 अप्रैल को पता चलेगा और 10 अप्रैल से हम लोग का ईयरली रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिजल्ट है वो 10 अप्रैल से आना स्टार्ट हो रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हो गया और मैनेजमेंट का आउटलुक क्या बन रहा है कि क्या वो ग्रोथ देख रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है या नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि जो है मार्केट और तेजी दिखा सकता है और चांसेस होगा कि आपका नया जो लाइफ टाइम है 26,200 के आसपास ये आपका तोड़ दे। और यहां पर एक इवेंट और है कि अप्रैल के पहले वीक में आरबीआई का जो है वो पॉलिसी आ सकता है, आरबीआई का पॉलिसी आ सकता है और हम लोग ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि रेट कट चांसेस है एक और मिल जाए। रेट कट क्या है, एक और मिल सकता है, ऐसा चांसेस लग रहा है। तो ये जो है काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा और इसके चलते किस किस सेक्टर को फायदा हो सकता है, कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में भी लगा सकते हैं, इसका ETF वगैरह बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगा सकते हैं, या निफ्टी 500 के स्टॉक्स में लगा सकते हैं। लेकिन सारा स्टॉक्स तो आप लगा नहीं सकते और सारा स्टॉक अच्छा है भी नहीं। किसी का वैल्यूएशन महंगा है तो किसी का क्वालिटी खराब है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक जो है वैल्यूएशन सस्ता है और स्टॉक भी अच्छा है? तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम आपको बताते हैं और एनालिसिस करके स्टॉक्स भी बताते हैं। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन है, वो क्या है? म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा ऑप्शन है कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें और अभी के मार्केट कंडीशन में कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे कम गिरावट दिखा रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर लार्ज कैप का बात करें निफ्टी का, तो ये आपका गिरावट आया था, करीब 14% का गिरावट दिखाया था। मिड कैप का अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 से 30% का गिरावट आया था। स्मॉल कैप का बात करेंगे तो 25 से 30% का गिरावट आया था यहां पर भी। और अगर हम लोग स्टॉक्स का बात करेंगे तो स्टॉक्स में अगर लार्ज कैप का ही बात करेंगे तो इसमें 15 से आपका बात करें तो 30-40%। इवन अगर बैंक, इंडसइंड बैंक का केस लें तो 50-60% भी गिर गया। टाटा मोटर्स का बात करें वो भी आपका 30% से ज्यादा गिर गया। वैसे ही अगर हम लोग मिड कैप स्टॉक्स का बात करेंगे तो 40%, 50% तक स्टॉक जो है वो गिरावट दिखाया। स्मॉल कैप का बात करेंगे तो 50% से ज्यादा का गिरावट दिखाया है। तो अगर आप गलती स्टॉक्स ले लीजिएगा तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सवाल यह है कि कैसे आप गलत स्टॉक से बच सकते हैं और जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इसका कैसे फायदा ले सकते हैं। और नहीं तो म्यूचुअल फंड अगर आपको लेना चाहिए तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, या आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप लेना चाहिए, या आपको स्मॉल कैप लेना चाहिए, या आपको फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए। आज हम लोग आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन
ऑप्शंस बताएंगे कि जो आप इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं वो कहां पर आप कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं और उस स्टॉक्स में तेजी आना स्टार्ट हो चुका है। गिरावट के बाद से रिकवरी जो है वो काफी फास्ट आ रहा है। मार्केट में अभी 1700 पॉइंट का रिकवरी आया है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स में तो 20-20% का रिकवरी जो है वो आ चुका है। तो किस स्टॉक्स में रिकवरी आ रहा है और किस स्टॉक में बाइंग आ रहा है, आज हम लोग यही जानने वाले हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो 3 कैटेगरी मार्केट में ब्रॉडली डिफाइंड है, एक लार्ज कैप, मिड कैप और एक स्मॉल कैप। और तीनों में जो गिरावट है वो अलग अलग है। इसमें आपका गिरावट जो है कम है, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट है वो ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग रिकवरी का बात करेंगे तो इसमें अभी 4% के आसपास रिकवरी आ रहा है, 5%, लेकिन इसमें रिकवरी जो है 10% के आसपास आ रहा है। तो रिकवरी भी जो है इसमें फास्ट हो रहा है। तो आपको क्या अलग अलग फंड लेना चाहिए, क्या आपको एक ही फंड लेना चाहिए, और एक फंड जो है किस कैटेगरी का आप ले सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन होता है वो फ्लेक्सी कैप होता है। इस मार्केट कंडीशन के लिए जो फंड होता है वो फ्लेक्सी कैप होता है। कैसे फ्लेक्सी कैप बढ़िया फंड होता है? फ्लेक्सी कैप में मैनेजर के पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि वो किस कैटेगरी से स्टॉक्स ले। जैसे अगर हम लोग लार्ज कैप का बात करेंगे तो उनके पास रहता है कि सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग मिड कैप का बात करेंगे तो आपका 101 से लेके 250 तक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग स्मॉल कैप का बात करेंगे तो 251 प्लस जो कंपनी आता है उसी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप लें तो वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कंपनी अच्छा है। तो यहां पर हम लोग के लिए जो सबसे अभी बेस्ट निकल के आ रहा है वो फ्लेक्सी कैप निकल के आ रहा है। अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं तो, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप हो सकता है, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप हो सकता है, अगर आप और मीडियम में चलना चाहते हैं तो लार्ज कैप एंड मिड कैप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बैलेंस ओवरऑल करके चलना चाहते हैं इक्विटी में तो फ्लेक्सी कैप जो है वो बेस्ट है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप में कौन सा ऐसा फंड है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो गिरावट आया 14% का मार्केट में, लेकिन वहां पर 5% का ही गिरावट आया। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं मार्केट में भी तो आपको पॉसिबल होता है कि 14% से 20% का गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप उस फंड में लगाते तो आपको पॉसिबल क्या था कि 5% का ही गिरावट देखने को मिलता। तो एक कौन सा फंड है तो उसका हम लोग एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं। चलिए अगर हम लोग एनालिसिस का बात करें, यहां पर आपको सीट में दिखाऊं कि कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको अच्छा बन सकता है। तो हम लोग पहले 3 फंड लिए हैं। पहले आपको नजर आ रहा है एक पराग पारिक, एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एक मोतीलाल ओसवाल। यहां पर अगर हम लोग एक एक करके बात करेंगे तो इसका जो फंड साइज है वो काफी बड़ा है, 88,000 का फंड साइज है। ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद से अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक का बात करेंगे तो 64,000 का इसका फंड है और ये आपका 11,172 करोड़ का है। ये काफी छोटा भी हो जाता है, 10 करोड़ से ऊपर का ही हम लोग प्रेफरेंस लेते हैं तो ये आपका 11,172 करोड़ का है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे 3 महीने में ये कितना रिटर्न दिया है तो ये आपको मात्र 2.43% नीचे गिरा था, ये आपका मात्र 2.69% नीचे गिरा था। लेकिन अगर आप मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो ये 10% नीचे गिर गया था। मार्केट कितना गिरा था तो मार्केट आपका 14% के आसपास गिरा था। उसके बाद से अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ का देखेंगे तो यहां पर आपको 4.4% डाउन देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको 7.43% डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट 6 मंथ में भी इसका जो है वो 10% के आसपास ही देखने को मिल रहा है और मार्केट 14%। उसके बाद से अगर हम लोग 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो ये आपको 14.88% का रिटर्न दिया है। उसके बाद से अगर हम लोग एचडीएफसी फ्लेक्सी का बात करेंगे तो 15.51 का रिटर्न दिया है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जो है वो 23% का रिटर्न दिया है यहां पर, ठीक है। तो पिछले 1 साल में जो है ये काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा व्यू लें, 3 साल का देखें तो पराग पारिक 18% रिटर्न दिया है, एचडीएफसी आपका 22% रिटर्न दिया है और मोतीलाल ओसवाल भी जो है वो 22% रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है सबसे ज्यादा 32% के आसपास का रिटर्न दिया है, ये आपका 31% के आसपास दिया है और ये आपका 23-24% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में जो सबसे अच्छा है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। अगर आप यहां पर मीडियन निकालिएगा तो ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला लग रहा है, ठीक है, हाई रिस्क लग रहा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे इसमें गिरावट भी कम आया है, रिटर्न भी ठीक ठाक आया है, पिछले 1 साल में ही इसका ज्यादा है, बाकी आपका इसका जो है वो काफी अच्छा है। और फंड साइज का भी देखेंगे तो इससे स्मॉल है।
उसके बाद से अगर हम लोग अदर पैरामीटर्स आए, जो अगर हम लोग रेशियोज का बात करेंगे, रिस्क का बात करेंगे, तो अगर हम लोग देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका 10.75 है, ये सबसे अच्छा है, जितना कम रहता है उतना अच्छा। एचडीएफसी फ्लेक्सी का बात करेंगे तो इसका 12.35 है, और मोतीलाल का बात करेंगे तो 15.79 है। उसके बाद से अगर हम लोग शार्पे रेशियो देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा जो रहता है वो उतना अच्छा रहता है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका है 1.2 का, और ये एचडीएफसी है। उसके बाद से अगर हम लोग बीटा देखेंगे तो जितना कम रहता है उतना ज्यादा रहता है, मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी जो है वो कम रहता है। उसके यहाँ पर आपको 0.66 का देखने को मिल रहा है, इसका 0.83 और इसका 0.89 का। सोर्टिनो रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा है, और सोर्टिनो रेशियो क्या बताता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वगैरह ये सब बताता है। ये आपका 2.44 है इसका, ये आपका बेटर नजर आ रहा है। और अल्फा अगर हम लोग देखें कि मार्केट के कंपैरिजन में कौन ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जनरेट कर रहा है, वो आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप नजर आ रहा है। ये 9% का अल्फा जनरेट कर रहा है अपने कैटेगरी से। उसके बाद से मोतीलाल का अगर हम बात करेंगे तो 6.92 जनरेट कर रहा है, और पराग पारिक भी जो है वो 6.9 का जनरेट कर रहा है। तो अगर हम अल्फा का बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और सोर्टिनो रेशियो भी है इसका ज्यादा है, और आपका शार्पे रेशियो भी जो है इसका ज्यादा है। आपका अगर हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन, वो थोड़ा सा पराग पारिक से कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी आपको बेटर नजर आएगा। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो सस्ता जो है वो आपका पराग पारिक नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा यूएस का स्टॉक्स भी है, इसलिए वो सस्ता थोड़ा सा नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू का बात करेंगे तो 3.22 इसका है, और 3.14 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू में ये आपको सस्ता नजर आ रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे तो ये आपको महंगा नजर आएगा। जब आप इतना डिटेल में जाइएगा तब आपको ये पता चलेगा, लेकिन सिर्फ आप रिटर्न देख के अप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आपको यहां पर ये क्या हो रहा है, काफी महंगा। इवन इसका पी रेशियो जो है वो काफी महंगा हो चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इक्विटी एक कितना में लगा है, तो ये 77% इक्विटी स्टेक है, 88% ये इक्विटी में लगा है एचडीएफसी, और ये भी 76% इक्विटी में लगा है। मात्र 76% लगाने के बाद से इसका वैल्यूएशन जो काफी हायर है। डेट में 21% के आसपास लगाया है, इसीलिए जब गिरावट आया मार्केट में तो इसमें हम लोग को कम गिरावट देखने को मिला था। ये आपका 0.8% और ये आपका 10% के आसपास लगाया है। उसके बाद से एक्सपेंस रेशियो का बात करेंगे तो 0.63 इसका है, इसका 0.81 है, और इसका 0.89 है। तो एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम ही है, ठीक ठाक है। और एग्जिट लोड अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 2% है, ठीक है। इसमें आपका कंडीशन लगता है कि 365 डेज और 730 डेज के आसपास का ये आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें 1% है और इसमें आपका 1% है, तो ये आपका एग्जिट लोड है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो आपको अभी तक जो है एचडीएफसी बैंक अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो वो नजर आ रहा है ठीक ठाक। और इसका अगर हम लोग देखें कि कौन फंड मैनेजर है तो ये राज मेहता है, राजीव ठक्कर है, और आपका रुकुन ताराचंदानी है, और मानसी कारिया है। ये पराग पारिक है। एचडीएफसी के कौन है, रोसी जैन है। उसके बाद से मोतीलाल का कौन है, तो निकेत शाह हो गया, राकेश सेठी हो गया, अजय खंडेलवाल हो गए, और अतुल मेहरा है। ये इनके फंड मैनेजर हैं। तो अगर हम लोग पूरा ब्रीफ देखेंगे तो आपको जो नजर आएगा वो एचडीएफसी। अब एचडीएफसी मान लीजिए अच्छा है, ठीक है। अगर आपको एक लेना है तो एचडीएफसी आपके लिए अच्छा निकल गया। पराग पारिक भी अच्छा है, और मोतीलाल थोड़ा सा महंगा हो गया है, इसीलिए हम लोग अभी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर वैल्यूएशन का बात करेंगे तो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। रिटर्न अच्छा जनरेट कर रहा है, ये मतलब क्या हुआ कि हाई बीटा काउंटर को ज्यादा लेके रखा हुआ है। और इसका जब हम लोग पोर्टफोलियो अभी देखेंगे और जानेंगे कौन स्टॉक बाय कर रहा है, कौन स्टॉक सेल कर रहा है, और क्या क्या अभी होल्डिंग है, तब आपको क्लियर कट पिक्चर मिलेगा। तीनों का अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि कौन सा पोर्टफोलियो है और कौन सा स्टॉक ये लोग बाय कर रहे हैं, क्या उसमें आप बाय कर सकते हैं या नहीं, और आप क्या उसमें स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके स्टॉक्स देखें कि कौन सा स्टॉक है जो ये फंड हाउस बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मोतीलाल ओसवाल से। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक कितने स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, तो आपका 3 स्टॉक ये है, उसके बाद से एक 4 स्टॉक्स में बाय किए हैं, और सेल कितने में कर रहे हैं, तो 2 स्टॉक और 2 4 और 2 6 स्टॉक में सेलिंग किए हैं। बहुत लोग आपको गलत कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। क्या करते हैं, वो मार्केट वैल्यू पे जज कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक में बाय है और कौन सा स्टॉक में सेलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए शेयर प्राइस बढ़ गया तो उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो आपका परचेज किया हुआ है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। परचेज करना इज डिफरेंट थिंग और वैल्यू बढ़ना इज
डिफरेंट थिंग। वैसे ही शेयर प्राइस गिर गया तो उसका वैल्यू जो है घट जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वो बेच दिए, ठीक है। तो बेचने और पता कैसे चलेगा, तो वो क्वांटिटी से पता चलेगा। हम यहां पर क्वांटिटी ले लिए हैं जनवरी का, और ये आपका क्वांटिटी दिख रहा है फरवरी का, और उससे निकाले हैं कि किस स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रहा है और किस स्टॉक में सेलिंग नजर आ रहा है। अगर हम लोग एक एक करके देखेंगे यहां पर स्टॉक का, तो कोफोर्ज है जिसमें बाइंग नजर आया है, पॉलीकैब है जिसमें बाइंग नजर आया है, कल्याण ज्वेलर्स है जिसमें बाइंग नजर आया है। अब अगर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या इस शेयर्स में कुछ न्यूज है, क्यों बाय कर रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में जो है पॉलीकैब में, वायर एंड केबल में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और वो जनरली 12 से 14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा होता है। लेकिन इसमें कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी रिसेंटली अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया है कि वो इस सेगमेंट में इंटर करने जा रहे हैं, 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उस पर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बना चुका हूं, उसको जाके देख सकते हैं, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस सेक्टर पे वो भी मैंने डिस्कस किया है। देन इसके बाद एक और न्यूज आया कि अडानी भी अब इंटर करने जा रहे हैं, अडानी भी इंटर करने जा रहे हैं। तो कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसमें ये अभी भी बाय कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अभी भी बाय वो किए हैं। कोफोर्ज का अगर हम लोग बात करेंगे तो कोफोर्ज में भी बाय किए हैं, और आईटी काउंटर अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, तो मार्केट को जो अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है वो आईटी काउंटर है। बाकी सारे काउंटर जो है बैंक्स, एनबीएफसी जो है वो आपको आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, चाहे आपका फार्मा हो गया, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे आईटी काउंटर, उसमें उतना तेजी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? तो आपका जो संकेत मिल रहा है यूएस से वो अभी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और इसमें भी ये बाय किए हैं। कल्याण ज्वेलर्स में आपका न्यूज था ही, आपका ये आपका काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट का न्यूज था, और जिसके कारण ऊपर से काफी ज्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है, और इसमें भी ये बाय की है। इनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, और काफी ज्यादा होल्डिंग में इनका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप होल्डिंग कोफोर्ज का है, और उसके बाद से पॉलीकैब है, देन आपका कल्याण ज्वेलर्स है 7% के आसपास। सेल कहां की है, तो परसिस्टेंट में आपको सेल नजर आ रहा है, ट्रेंट में सेल नजर आ रहा है, उसके बाद से चोलामंडलम, सीजी पावर, भारतीय एयरटेल, ये सब में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, जितना क्वांटिटी पहले था उतना अभी भी है। उसके बाद से भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा सेलिंग नजर आ रहा है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल किए हैं। उसके बाद से ट्यूब इन्वेस्टमेंट में सेल किए हैं, जियो फाइनेंशियल में सेल किए हैं, और बाय कहां पर किए हैं, एक भारत इलेक्ट्रिकल्स में बाय किए हैं। तो ये इनका पूरा स्टॉक से ये पूरा एक्सेल का एनालिसिस सीट जो है, चाहे आपका मोतीलाल ओसवाल का हो गया, एचडीएफसी बैंक का हो गया, पराग पारिक का हो गया, जिसमें कौन स्टॉक है बाय और सेल है, ये मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं यूट्यूब के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो जो भी हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये सीट मिल गया। अगर आपको भी ये सीट चाहिए तो आप यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सीट पा सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखें पराग पारिक का, तो पराग पारिक ने किस स्टॉक्स में बाय किया है, तो ये आपको टोटल जो है काफी ज्यादा स्टॉक्स में बाय किए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, तो कोल इंडिया, कोल इंडिया के बाद से पावर ग्रिड आ रहा है, देन आपका आईटीसी आ रहा है, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जाइडस। तो ये यहां पर नजर क्या आ रहा है कि फार्मा पे बुलिस है, देन आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बुलिस है, ठीक है, आईटीसी पे बुलिस है। उसके बाद से क्या है, ईआईडी पेरी पे भी आपको बुलिस नजर आ रहे हैं। सेल कहां पर किए हैं, तो आपका एमसीएक्स में सेल किए हैं, देन आपका इप्का लैबोरेटरीज में, इकरा लिमिटेड, ये 3 काउंटर को सेल किए हैं। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टॉक्स में बाय किए हैं, और 3 स्टॉक्स में सेल किए हैं। ये आपका है पराग पारिक का। उसके बाद से अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक का बात करेंगे, तो एचडीएफसी बैंक कितने स्टॉक्स में बाय किए हैं और कितने में सेल, तो भारतीय एयरटेल में अगर आप देखेंगे तो ये भी सेल किए हैं, पिरामल फार्मा में बाय किए हैं, आइचर मोटर में जो है ये आपको सेल किए हैं, पावर ग्रिड में बाय किए हैं, बजाज ऑटो में बाय किए हैं, इंटर ग्लोब एविएशन में बाय किए हैं, इन्फोसिस में सेल किए हैं, सफायर फूड्स में अगर आप देखेंगे बाय किए हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में सेल किए हैं, डॉक्टर लाल पैथले बाय है, लार्सन एंड टोब्रो बाय, क्रॉम्पटन ग्रिप्स जो है वो बाय है, सीआई ऑटोमोटिव, टीसीएस, स्कॉट्स, ये सारे काउंटर में जो ये बाय किए हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग, कल्पतरू प्रोजेक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, साइंट, नूको विस्तार, अशोक लीलैंड, एफएसएन ई कॉमर्स, जेके लक्ष्मी, ओएनजीसी और एनसीसी, ये सारे काउंटर में ये बाय किए हैं। सेल कहां पर किए हैं, तो प्रेस्टीज स्टेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और इन्फोसिस, ये सब काउंटर में जो है सेल किए हैं। तो इनका जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, और काफी मल्टीपल स्टॉक्स में ये होल्डिंग कर रहे हैं, 60 से ऊपर स्टॉक्स में ये होल्ड कर रहे हैं। छोटा छोटा क्वांटिटी है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यहां पर बाय और सेल नजर आ रहा है। तो ये था स्टॉक्स का लिस्ट कि किस स्टॉक्स में बाइंग चल रहा है, किस स्टॉक में सेलिंग चल रहा है। ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या स्टॉक्स में मोमेंटम है, बाइंग का मोमेंटम है या सेलिंग का मोमेंटम है, और उससे आप अपना जजमेंट भी बना सकते हैं फर्दर एनालिसिस करके। और हम लोग भी आपको इन्वेस्टमेंट का कॉल देते हैं, लेकिन वो अपने टेलीग्राम चैनल में देते हैं, उसको भी आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी मौका बन रहा है। कौन सा फ्लेक्सी कैप जो है वो अभी सबसे बढ़िया है, तो वो निकल के आ रहा है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है। लेकिन ये रहा एज ऑन डेट फरवरी 2025 का।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाना कि किसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, क्या किसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मदद कौन करेगा? वो फाइनेंस साथी कर सकता है। फाइनेंस साथी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो में क्या हो गया, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 एसआईपी, 10,000 का एसआईपी, या आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है लमसम में, चाहे 50,000 ही करना है, चाहे 10,000 ही करना है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको अदर फंड्स भी सजेस्ट करेंगे। और अगर आप हमारा नाम लेंगे तो वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सर्विसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।